आप नोट कर लीजिएगा, क्योंकि मुझे क्वेश्चन में बताने के लिए मैं अब डायरेक्ट उस पर चल रहा हूं। ठीक है, देखो बेटा, एक प्रिज्म है, इस तरह से प्रिज्म है, ये एंगल भी 45 डिग्री है और ये एंगल भी कितनी है, 45 डिग्री है, यही है ना, ऐसा ही डायग्राम है। इसमें 3 रे एंट्री ले रही है, रे 1, रे 2 और रे 3। बेटा 1 2 3 3 रे एंट्री ले रही है, तीनों के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग अलग है। तो n1 कितना है, 1.39, n2 कितना है, 1.47, n3 कितना है, 1.52। इसका मतलब है बेटा ये तीनों कलर की, तीनों अलग अलग कलर की लाइट होंगी। तो बेटा तभी तो बताया था ना, अलग अलग कलर की लाइट के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग अलग होता है। अब पहली चीज सीखो इसमें बेटा, ये सीधे अभी एक को ड्रॉ करता हूं बेटा, तो यहां पे नॉर्मल खींचोगे तो नॉर्मल इसका ऐसे ही तो आएगा। बेटा नॉर्मल खींचने का तरीका क्या होता है, नॉर्मल होता है परपेंडिकुलर टू द सरफेस, तो इसका नॉर्मल ऐसे ही आएगा। तो बेटा जब इंसिडेंट रे नॉर्मल के ऊपर जाए, इंसिडेंट रे जब नॉर्मल के ऊपर लगे, जैसे रिफ्लेक्शन में आपको याद है ना, अगर इंसिडेंट रे इसी पे आने लगे तो ये एंगल कितना हो जाएगा, 0। बेटा ये वाली रे को ऐसे पास पास लाते जाओ, इस रे को पास पास लाते जाओ, जब इसी के ऊपर लाएगा तो ये एंगल कितना हो जाएगा, 0 ना। तो बेटा जब साइन आई 0 होगा तो आर भी क्या होगा, 0। तो ये वाली रे बिल्कुल सीधी चली जाएगी। सीधी क्यों जाएगी, समझ में आया, सीधी चली जाएगी। अब सीधे जाने के बाद ये बेटा इस पॉइंट पे टकराई, तो इस पॉइंट पे फिर आपको क्या ड्रॉ करना है, नॉर्मल। तो फिर से बेटा ड्रॉ करो नॉर्मल, नॉर्मल होता है परपेंडिकुलर टू द सरफेस, ड्रॉ कर ले इतना। अब हमें ये देखना है कि इसका एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना है। तो बेटा देखो ये 90 है, बेटा ये 45, तो ये भी कितना होगा, 45, और ये नॉर्मल है तो ये इसके साथ कितना एंगल बना रहा है, 90। तो बेटा ये वाला एंगल भी कितना होगा, 45। तो बेटा एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना है, 45। अब इसमें ये देखना है बेटा, इसमें आपको ये जज करना है कि ये रे का TIR होगा कि नहीं होगा। हमें ये जज करना है कि इस रे का TIR होगा या नहीं। बेटा अगर TIR होगा तो ये नीचे आ जाएगी, और TIR नहीं होगा तो ये बाहर निकल जाएगी। बात समझ रहे हो ना, बस यही कंफर्म करना है कि TIR होगा कि नहीं। तो अगर हमें क्या करना पड़ेगा, इस वाले रे के लिए क्रिटिकल एंगल निकालना पड़ेगा। बेटा क्रिटिकल एंगल निकालना पड़ेगा ना, तो अगर पहले एक काम करता हूं, क्रिटिकल एंगल इसका कैसे निकलेगा 1 वाले रे के लिए। तो बेटा क्रिटिकल एंगल तो मैं बोल रहा हूं साइन θ1 बोल दूं। बेटा क्रिटिकल एंगल में θ1 बोल रहा हूं, साइन θ1 विल बी इक्वल टू 1/1.39। ठीक है ना, ये आया। अब बेटा बोलोगे कि मैथ में तो हमें इसकी वैल्यू ही नहीं निकाल पाऊंगा। कैसे निकाल पाओगे वैल्यू, बेटा 1/2 तो है नहीं, 1/√2 तो है नहीं कि वैल्यू निकाल लोगे। अब क्या करोगे, देखो मैटर यही फंसता है। यहां तक तो बात समझ में आ गई कि चेक करना है TIR है कि नहीं। अब हमको ये नहीं समझ में आ रहा है कि जैसे इसका वैल्यू मान लो 30 आता, समझाने के लिए बता रहा हूं, और यहां एंगल 45 है, तो TIR हो जाता। बेटा IC 30 आता तो 30 से ज्यादा एंगल हो जाता तो TIR हो जाता, लेकिन हमें कंफर्म करने के लिए तो यहां वैल्यू ही नहीं निकाल पाऊंगा ना मैं। अब क्या करूं, देखो एक काम करूंगा बेटा, मैं माना कि साइन θ1 नहीं निकाल सकता, लेकिन मैं साइन 45 निकाल सकता हूं कि नहीं। साइन 45, यहां एंगल कितना बन रहा है, 45 डिग्री ना, तो साइन 45 कितना होता है, 1/√2। और इसकी वैल्यू को क्या लिख सकते हो, 1/1.414 या 1.4, ये लिख सकते हो ना, 1/1.41 लिख सकते हो। अब लिख सकते हो ना बेटा। अब एक बात, एक काम करो, अब देखो साइन θ1 बड़ा है कि साइन 45 बड़ा है, चेक करो साइन θ1 बड़ा है या साइन 45, चेक करो बेटा। साइन θ1 बड़ा है क्योंकि इसका डिनोमिनेटर क्या है, छोटा। तो बेटा मैं यहां लिख सकता हूं कि साइन θ1 इज ग्रेटर देन साइन 45। और बेटा हमको पता है 0 से 90 के बीच में साइन इंक्रीजिंग फंक्शन होता है, मतलब थीटा बढ़ता है तो साइन भी बढ़ता है, साइन बढ़ता है तो थीटा भी बढ़ता है। तो फिजिक्स में 0 से 90 का खेल है, तो उसमें ऐसा याद कर लो कि थीटा जैसे जैसे बढ़ता है साइन भी क्या करता है, बढ़ता है। तो बेटा अगर साइन θ1 ग्रेटर देन साइन 45 है, तो इसका मतलब है बेटा θ1 विल बी ग्रेटर देन 45 डिग्री। अब बताओ θ1 45 से ज्यादा है ना, θ1 45 से ज्यादा है,
तो यानी क्रिटिकल एंगल 45 डिग्री से ज्यादा है तो TIR होगा कि नहीं होगा? क्रिटिकल एंगल ये जो इंसिडेंट एंगल है उससे ज्यादा है, TIR होगा कि नहीं? नहीं होगा बेटा, क्रिटिकल एंगल ज्यादा है, क्रिटिकल एंगल कम होना चाहिए TIR होने के लिए। अरे बात समझ रहे हो क्या बेटा? TIR होने के लिए क्रिटिकल एंगल इंसिडेंट एंगल से कम होना चाहिए ना, भूल गए क्या? इसलिए पहले बताया था, मुझे पता था एकदम, बहुत बढ़िया बेटा। मैंने आप लोगों को सिखाया था कि एंगल ऐसे होता है, रे बाहर जाती है, रे ऐसे एंगल बढ़ाते बढ़ाते एक पॉइंट पे ऐसे आता है, इसके बाद अगर रे को भेजोगे तो TIR करता है, मैंने सिखाया था ना। तो बेटा TIR कब होता है? जो इंसिडेंट एंगल है जब वो क्रिटिकल एंगल से ज्यादा हो। तो यहाँ इंसिडेंट एंगल क्या है? 45, और वो क्रिटिकल एंगल कितना है? θ1, θ1 से कम है ना बेटा। ये मैंने क्रिटिकल एंगल ही तो निकाला है। क्रिटिकल एंगल का फॉर्मूला क्या होता है? sin h = 1/n/1। तो उसे क्रिटिकल, तो बेटा यहां पे यानी TIR ये नहीं करेगी। अब अगर TIR ये नहीं करेगी तो कैसे जाएगी बेटा? तो ऐसे जाएगी वो। पाथ बना दिया मैंने। अब फिर से चेक करो दूसरे वाले के लिए। दूसरे वाले के लिए चेक किया बेटा, सेम घटना होगा, यहां भी एंगल कितना बनेगा? 45। अब दूसरे वाले के लिए चेक करो तो बेटा sin θ2 किसके इक्वल आएगा? 1/, क्रिटिकल एंगल निकाल रहा हूं दूसरे के लिए, क्योंकि दूसरे वाले के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग है। तो बेटा कितना आएगा sin θ2? 1/1.47। अब बताओ sin θ2 बड़ा कि sin 45? कौन बड़ा? sin 45, यानी sin 45 इज ग्रेटर देन sin θ2। तो बेटा यानी 45 इज ग्रेटर देन θ2, तो फिर से क्रिटिकल एंगल से बड़ा है। अरे फिर से क्रिटिकल एंगल से बड़ा है ना, तो फिर से ये रे क्या करेगी बेटा? रे ऐसे चली जाएगी, बाहर निकल जाएगी कुछ एंगल बनाते हुए। TIR नहीं होगा ना, ये होगा इस केस में, उल्टा बता दे। अच्छा ठीक है, हाँ इस केस में होगा क्योंकि बेटा θ2 कम है, क्रिटिकल एंगल कम है एंगल ऑफ इंसिडेंस से, तो रे ऐसे चली जाएगी। करेक्ट। अरे ये समझ में आया ना? कंफ्यूजन हो गया था, क्लियर है ना बेटा? क्रिटिकल एंगल छोटा की क्रिटिकल एंगल छोटा या इंसिडेंट? तो क्रिटिकल छोटा है ना। अच्छा ये बात खिचड़ी तो नहीं बन रही ना? TIR होने के लिए क्रिटिकल एंगल छोटा होना चाहिए और एंगल ऑफ इंसिडेंस हमारा बड़ा होना चाहिए। तो हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस हमेशा फिक्स है 45। क्रिटिकल एंगल तीनों के लिए अलग अलग बदल रहा है, तो जिसके लिए क्रिटिकल एंगल 45 से ज्यादा आएगा उसमें TIR होगा। मतलब जिसके लिए क्रिटिकल एंगल बेटा 45 से कम आएगा, सॉरी उल्टा बोल दिया, जिसके लिए क्रिटिकल एंगल 45 से कम आएगा उसमें TIR होगा। कंफ्यूजन? TIR होने के लिए कौन बड़ा होना चाहिए बोलो? क्रिटिकल एंगल की एंगल ऑफ इंसिडेंस? एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से। अरे क्लियर है ना? ये TIR होने के लिए कौन बड़ा होना चाहिए? एंगल ऑफ इंसिडेंस किससे बड़ा होना चाहिए? क्रिटिकल एंगल से। तो बेटा यहाँ एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल से ज्यादा है तो ये TIR होगा और रे ऐसे जाएगी। पहले मेरे को भी कंफ्यूजन हुआ था, पहले वाले पार्ट में क्यों नहीं हुआ बेटा? क्रिटिकल एंगल जो है, अच्छा बड़ा कौन होना चाहिए? एंगल ऑफ इंसिडेंस, लेकिन पहले वाले केस में कौन बड़ा था? क्रिटिकल एंगल, तो यार TIR नहीं होगा। थर्ड वाले को चेक करो, थर्ड वाले में sin 45 और sin θ3 कितना आएगा बेटा? sin θ3 कितना आएगा? 1/1.52। तो बेटा ये sin θ2, तो बड़ा कौन होगा? sin 45 या sin θ2? कौन बड़ा होगा? sin 45 या sin θ2? sin 45 बड़ा होगा, यानी 45 इज ग्रेटर देन θ3, यानी इसका भी क्या होगा? TIR होगा। ये भी ऐसे जाएगी, बन गया। ये ट्रेस करना था, लेकिन इसमें कितना दिमाग था देखो। समझ में आया ना बेटा? यही जज करना था। दीक्षा है समझ? यस सर, आ गया। नंदिनी? यस सर। कोई बात नहीं, मैं दोबारा चेक कर लूंगा, मेरे पास अभी और भी तरीका, और भी क्वेश्चंस है। ये तो मैं बता रहा था बेटा। एक नोट कर लो, जैसे ये नोट कर लो, फिर उसके बाद ये नोट कर लो, तीसरा वाला छोड़ भी दोगे तो कोई बात नहीं, तुम्हें पता है क्या कर। तो बेटा यहाँ TIR विल टेक प्लेस, TIR टेक प्लेस। देखिए ये क्वेश्चन कितना मास्टरी था कि जो बच्चे, अगर अब आधे बच्चे तो इसी पर रुक जाते हैं कि ये θ1 जो है वो कैसे अब कैलकुलेट होगा।
लेकिन बिना कैलकुलेशन के भी तो काम हो सकता है ना कई बार। ठीक है, समझ में आया? मैं खुद चेक कर लूंगा, डोंट वरी। अभी ये कि आया कि नहीं आपको, ये चेक करना है मेरे। हो गया, डन। एक क्वेश्चन फिर करके दिखाओगे और सबका आंसर आना चाहिए, क्योंकि सबने बोला है कि मेरे को आ गया। ठीक है बेटा, ये वाला क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन, डेटा लिख लो, फटाफट निपटाओ। ट्रेस द पाथ। अरे 56 क्वेश्चन सेम है, बस ट्रेस द पाथ। सी 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 क्रिटिकल एंगल। नहीं, प्रिज्म फॉर्मूला ये है, ये तो एंगल डेल डेल डेल, हाँ डेल एम, हाँ डेल। उसको लिखवा दो ना उसमें बेटा। 1 2 सेम क्वेश्चन है, बस जल्दी कर लो। बेटा 45 डिग्री यहां भी एंगल ऑफ इंसिडेंस बनेगा। ट्रेस द पाथ। बेटा एंगल आई हमेशा 45 होगा, तो बेटा साइन 45 निकाल लो। साइन 45 कितना आएगा? 1/√2, यानी 1/1.414। अब दूसरे वाले का निकालो साइन, इसके लिए क्रिटिकल एंगल निकालो, साइन थीटा 2। थीटा 2 का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स कितना है? 1.5, तो ये हो जाएगा 1/1.45। सॉरी बेटा, 1.45। तो कौन बड़ा है, साइन 45 या साइन थीटा 2? 45 इज ग्रेटर देन थीटा 2, तो टी आई आर होगा या नहीं होगा? तो बेटा पहले वाले, दूसरे वाले में टी आई आर होगा, पहले वाले को चेक करो। पहले वाले में क्या होगा, ये साइन 45 तो ही रहेगा। साइन थीटा 1 कितना होगा? 1/1.33, तो बेटा ये कम है। हाँ, तो ये कम है, तो इसका मतलब थीटा 1 इज ग्रेटर देन 45 डिग्री, तो मतलब साइन थीटा 1 इज ग्रेटर देन, तो इसमें टी आई आर नहीं होगा, तो पाथ ड्रॉ कर दो। तो एक का पाथ ऐसे जाएगा, यहां से नॉर्मल खींच के इसको ऐसे बाहर निकाल दो, इसको सीधे ले जाके ऐसे भेज दो। बन गया ना? समझ में आ रहा है? बन गया, चेक करना सीख गया। दोनों जगह सेम ही है, बस एफ का फॉर्मूला अलग अलग यूज हुआ है। दोनों याद कर लो, एक 1/f ही है दोनों जगह ना। बेटा क्वेश्चन नंबर, हाँ मैं आ रहा हूं, क्वेश्चन नंबर 58। 58 बोलो बेटा, बोलो। एक ही देखो, P = 1/f है, ये P = यहाँ भी 1/f है, बस 1/f का ये फॉर्मूला होगा, इसे लेंस में फाइनल लेंस में, हाँ बस 1/f लेंस में कर रहे हैं, इसी को हम क्या कह सकते हैं, वही कह सकते हैं, तो वही लिखिए बेटा। क्वेश्चन नंबर 58, हाँ सेम लिख लो, यही यहाँ भी वही लिख लो, वही लिख लो, ये वही लिख लो। हाँ बेटा क्वेश्चन नंबर 58, बस ये कर लो, छोड़ दूंगा, मान लूंगा कॉन्सेप्ट आ गया। 58 हाँ, एक लेंस का होगा, एक मिरर का।
बनाओ। ये तो आसान है वैसे, ये तो आसान है। इसमें तो क्रिटिकल एंगल डायरेक्ट दे दिया है, वेरी इजी। बेटा क्वेश्चन नंबर 58 किसी का ड्रॉ हुआ? वेरी इजी। बेटा जल्दी। हाँ बेटा, ये देखो, ये एंगल ऑफ प्रिज्म होता है, जैसे ए को कहते हैं एंगल ऑफ प्रिज्म। तो अगर मैं बोलूंगा एंगल ऑफ प्रिज्म का फॉर्मूला होता है R1 प्लस R2। ये डेल होता है, डेल, इसको डेल कहते हैं। डेल मतलब होता है एंगल ऑफ डेविएशन, एंगल ऑफ डेविएशन, एंगल ऑफ डेविएशन। हाँ, ये भी फॉर्मूला है और ये भी उसका फॉर्मूला। एंगल ऑफ प्रिज्म से एंगल ऑफ डेविएशन, हाँ, ये डेरिवेशन के बीच में आया है ये, और ये इसको कहते हैं प्रिज्म फॉर्मूला। याद कौन सा करना है? देखो, याद पहले ये करो, फिर ये करो, दो याद करो। डन। इस सरफेस पे भी तो चेक करो। हाँ, सही है। दोनों है। तुम नॉर्मल क्यों नहीं बना रहे हो? बेटा देखो, अरे मार्कर का। बेटा क्वेश्चन नंबर 58, स्टाइलस कहाँ रखा? क्वेश्चन नंबर 58 देखो बेटा, देखो बेटा, क्विक इधर देखो बच्चों, इधर। दिव्या हुआ? देखो इधर फटाफट बेटा, टाइम नहीं। बेटा इस वाले प्रिज्म के लिए एंगल, इस वाले प्रिज्म के लिए, पहले प्रिज्म के लिए क्रिटिकल एंगल कितना है? 41.1 डिग्री। यानी अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस इससे ज्यादा हुआ तो TIR हो जाएगा। तो देखो बेटा, अभी आपको बताया था, जब ये ऐसे जाएगा, यहां पे आप नॉर्मल बनाओगे तो ये एंगल कितना आता था? 45। तो बेटा 45 एंगल ऑफ इंसिडेंस है। इस सरफेस के लिए क्रिटिकल एंगल कितना है? 41। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस ज्यादा है ना क्रिटिकल एंगल से, तो ये रे सीधे ऐसे गिरेगी बेटा। कोई बात नहीं, थोड़ा टेढ़ा बना दिया होगा आपने, कोई चलेगा दोनों। इस पे गिरी। अब विनोद यहां नॉर्मल ड्रॉ करना सीखो, नॉर्मल ड्रॉ करना सीखो। तो नॉर्मल कैसे ड्रॉ होगा बेटा? ऐसे ड्रॉ होगा, परपेंडिकुलर टू द सरफेस। बेटा नॉर्मल जब परपेंडिकुलर टू द सरफेस ड्रॉ होगा तो ये वाला एंगल कितना होगा? एंगल आई। ये वाला एंगल कितना होगा? एंगल आई। और एंगल आई होगा बेटा तो ये वाला एंगल भी 60 डिग्री होगा। ये वाला एंगल कितना होगा? 60 डिग्री। चेक करके देखो। अरे डाउट है क्या? डाउट तो चेक करो। देखो चेक कर लेते हैं बेटा, ये 60 है, ये 90, तो ये कितना होगा? 30। अब ये अगर नॉर्मल है तो दोनों का सम कितना होना चाहिए? 90। तो 30 प्लस, तो ये 30 है तो ये किसको क्या होना पड़ेगा? 60। यानी इस वाले सरफेस पे एंगल आई कितना हुआ? 60। और बेटा इस वाले के लिए, इस वाले के लिए एंगल ऑफ क्रिटिकल एंगल कितना है? 45। तो बेटा 60 45 से बड़ा है ना, तो 60 45 से बड़ा है तो क्या होगा? TIR। TIR होगा तो रे इधर आर्यन, TIR होगा तो ये एंगल 60 है तो ये 60 बनाते हुए ही जाएगा। तुमने सीधा भेज दिया है, हाँ, तो ये 60 बनाते हुए ही जाएगा। अरे वो उसके ऊपर डिपेंड करता है कि कैसा ड्राइंग बनाया तुमने। वैसे ड्राइंग, अरे थोड़ा इधर बना दिया होगा तुमने, चलेगा।
एक बार डीसी से रिफ्लेक्शन हुआ हाँ एक बार डीसी से नहीं होगा बेटा डीसी के ऊपर ये गिरेगा तो तुम चेक करोगे ना 90 पे गिर रहा है, I0 पे, I0। बेटा ये देखो क्या बोल रहा है आर्यन, क्या बोल रहा है, वैलिड पॉइंट बोल रहा है कि सर ये डीसी से भी तो रिफ्रैक्शन होना चाहिए। तो बेटा यहाँ पे जो एंगल बनता है ना, एंगल 0 बनता है। आप चेक करके देख लो, अगर नॉर्मल यहाँ ड्रॉ करोगे कंजेस्टेड हो जाएगा, इसलिए नहीं ड्रॉ कर रहा हूं। यहाँ बड़ा डायग्राम बना गया, नॉर्मल ड्रॉ करोगे तो एंगल 0 आएगा। अरे ये नॉर्मल के ऊपर ही तो है, नॉर्मल यहाँ ड्रॉ करोगे ऐसे ही नॉर्मल आएगा। तो नॉर्मल जब ऐसे ही आएगा, बेटा नॉर्मल ऐसे आया तो उसी के ऊपर है ये रेस। आर्यन का कहना है कि सर डीसी वाले सरफेस पे आपने रिफ्रैक्शन क्यों नहीं किया। तो मेरा ये कहना है कि बेटा जब ये निकलेगी रे तो ये नॉर्मल पे निकलेगी, 90 पे निकलेगी यहां से। तो 90 पे निकलेगी बेटा तो I0 हो गया, तो R भी क्या हो जाएगा 0, इसलिए सीधा निकल जाएगी। ये इसका पाथ है। बेटा बोलो क्लियर, ठीक है ना। बेटा एमटीजी आपको पूरा क्वेश्चन, सारा क्वेश्चन इसका करना है। ऑप्टिक्स की एमटीजी अच्छी है, एक बार आप मेहनत करके इसको ट्राई करिएगा। ये वाला मैं नहीं करा रहा, खुद कर लेंगे। एक क्वेश्चन ग्रेजिंग द एंगल करके आता है यार। बेटा डेल और आई के बीच में ग्राफ आपको पता है ना, डेल और आई के बीच में ग्राफ बताया था ना, वो ऐसे करके होता है और नीचे वाले पॉइंट पे मिनिमम डेविएशन होता है। चलो ठीक है ठीक है, एक बार इसको पूरा कर लेना। अब लिखो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, लिखो बेटा ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। पहले 2 कर लो अच्छे से, अब फिर रिवाइज कर लो। बेटा ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स। बेटा इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स, ठीक है। देखो इधर इसका, ये इस चैप्टर में जब इसका डेरिवेशन करूंगा बच्चों, तो डेरिवेशन भी ध्यान से समझना, क्योंकि इसके न्यूमेरिकल ज्यादातर लास्ट फॉर्मूले पे नहीं आते हैं, बीच वाले फॉर्मूले पे आते हैं, जो डेरिवेशन के बीच बीच में निकलता है उसके ऊपर आता है, ठीक है। ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, बेटा इधर देखो, सबसे पहले हेडिंग डालो विजुअल एंगल, विजुअल एंगल, विजुअल एंगल, हेडिंग डालो विजुअल एंगल थीटा नॉट, विजुअल एंगल थीटा नॉट। सबसे पहला हेडिंग डालो बच्चों विजुअल एंगल, इसको लिखो थीटा नॉट, विजुअल एंगल थीटा नॉट, ठीक है। बेटा सुनो ध्यान से, जब आपको किसी चीज को ध्यान से पढ़ना है, जैसे कोई बहुत छोटी सी चीज है, कोई बहुत, जैसे कोई मेडिसिन का, कोई मेडिसिन पे एक्सपायरी डेट या कुछ पढ़ना होता है, तो आप उसको अपने आई के पास लाके देखते हैं, पास लाके देखते हैं ना। तो आई हमारी कहां से कहां तक देखती है, 25 सेंटीमीटर टू इंफिनिटी। 25 सेंटीमीटर को आप कैपिटल डी से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर आपको याद हो 10th में, तो हमारी आई की लिमिट कहां से कहां तक होगी, कैपिटल डी से इंफिनिटी। कैपिटल डी को आप किससे रिप्रेजेंट करते हैं, 25 सेंटीमीटर को कैपिटल डी से रिप्रेजेंट करते हैं। उसी को हम कहते हैं लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, हमारे ह्यूमन आई का, मतलब हमारी आई कितना पास तक देख सकती है। तो बेटा जब किसी ऑब्जेक्ट को मैं देख रहा था, इधर ध्यान देना, जब मैं किसी ऑब्जेक्ट को देख रहा था, तो बेटा उसको आई के कितना पास रख सकता हूं, आई के कितना पास रख सकता हूं उसको मैं, डी। अरे डी से पास रखोगे तो दिखेगा नहीं ना, फिर आई के कितना पास रख सकता हूं, डी के पास रख सकता हूं। अरे ये समझ में आया क्या, बेटा डी से पास रखूंगा तो फिर ब्लर इमेज दिखेगा या दिखेगा नहीं। इस मान लो ये हाइट है, तो बेटा ये जो हाइट है हमारी आई पे एक एंगल बनाएगा, हमारी आई पे एक एंगल बनाएगा, उस एंगल को हम कहते हैं विजुअल एंगल। बेटा इट इज द एंगल मेड बाय द ऑब्जेक्ट ऑन अवर आई, ये वो एंगल होता है जो कोई ऑब्जेक्ट हमारी आई पे बनाता है, उस एंगल को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, विजुअल एंगल। अगर विजुअल एंगल थीटा नॉट इज लेस देन 1 मिनट, 1 मिनट आप लोग जानते हैं बेटा 1 डिग्री में 60 मिनट होता है, तो
1 मिनट में कितना डिग्री होगा 1/60 डिग्री। अगर ये बनने वाला एंगल, एक बात नहीं, अगर ये बनने वाला एंगल 1 मिनट से कम होगा तो आप उस ऑब्जेक्ट को देख नहीं पाएंगे। एग्जांपल बताता हूं, मेरे हाथ में बैक्टीरिया है, लेकिन मैं कितना भी अपने आई के पास कर लूं मैं इसको देख नहीं पाऊंगा। क्यों? क्योंकि बैक्टीरिया का जो बॉडी है वो मेरे आई पे जो विजुअल एंगल बना रहा है वो 1 मिनट से कम है। अरे बात समझ रहे हो क्या? जो बैक्टीरिया का बॉडी है वो मेरे आई पे जो एंगल बना रहा है वो 1 मिनट से कम है। तो बेटा जब विजुअल एंगल 1 मिनट से कम होता है तो वी कांट सी द ऑब्जेक्ट। बेटा हम नहीं देख सकते, ऑब्जेक्ट को नहीं देख सकते। बेटा वी कांट सी द ऑब्जेक्ट, याद रख लो, लिख लो थीटा नॉट इज लेस देन 1 मिनट। बेटा इसको पढ़ते 1 मिनट। अगर थीटा नॉट की वैल्यू 1 मिनट से कम है तो आप ऑब्जेक्ट को देख नहीं सकते। तो अगर ऑब्जेक्ट को देख नहीं सकते तो थीटा को क्या करोगे, बढ़ाओगे, आप देख लो, उतना ही रिवाइज कर लो, आगे मत पढ़ो, 2 पेज कर लो, ठीक है। हाँ। समझ में आया बेटा? समस्या समझ में आई? जब समस्या समझ में आई तो उसके लिए क्या यूज करेंगे, इंस्ट्रूमेंट। अब थीटा नॉट बढ़ाना हमारा एम है, थीटा नॉट बढ़ाना हमारा एम है। बेटा इधर ध्यान दो। अब इस यहां पे मैं थीटा नॉट का फॉर्मूला निकालना चाहता हूं, तो बेटा tan थीटा नॉट विल बी इक्वल टू h/d। ये क्लियर है क्या? बेटा tan थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर कितना है जुमरा, h, बेस कितना है, d। तो बेटा ये विजुअल एंगल बहुत छोटा होता है ना, बेटा विजुअल एंगल बहुत छोटा होता है ना, तो tan थीटा हटा के डायरेक्ट क्या लिख लो, थीटा नॉट इक्वल टू h/, ये लिख लो, थीटा नॉट इक्वल टू h/d। बेटा समस्या क्या है? समस्या है कि थीटा नॉट 1 मिनट से कम हो गया। अब इसका सोल्यूशन क्या है, इंस्ट्रूमेंट लगा के थीटा को बढ़ाना, ये हमारा सोल्यूशन है इसका। तो अब ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट का हम इसीलिए इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। सबको क्लियर बेटा? अब हम चलते हैं ऑप्टिकल। पहले समस्या समझना था बेटा, समस्या समझोगे तभी तो सोल्यूशन आएगा ना। तो पहले प्रॉब्लम ये थी। अब इसके बाद देखो बेटा, ऐसे पहला इंस्ट्रूमेंट लिखो, सिंपल माइक्रोस्कोप। सिंपल माइक्रोस्कोप पहला लिखो बेटा, सिंपल माइक्रोस्कोप। सिंपल माइक्रोस्कोप, सिंपल माइक्रोस्कोप। इसके आगे लिख लो, इट इज ए कॉन्वेक्स लेंस। सिंपल माइक्रोस्कोप क्या होता है, कॉन्वेक्स लेंस होता है। सिंपल माइक्रोस्कोप, इट इज ए कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है, कॉन्वेक्स लेंस, इट इज ए कॉन्वेक्स लेंस। बेटा इसमें भी सिंपल कॉन्वेक्स लेंस होता है, इसमें 2 केस होता है। फर्स्ट केस, इसमें 2 केस पढ़ेंगे हम। बेटा पहला केस, व्हेन इमेज इज फॉर्म्ड एट इंफिनिटी, फॉर्म्ड एट इंफिनिटी, व्हेन इमेज इज फॉर्म्ड एट इंफिनिटी। दूसरा केस बताऊंगा, पहले इसी को निपटाते हैं। पहला केस, इमेज इज फॉर्म्ड एट इंफिनिटी। तो बेटा जैसे आपने देखा होगा कि वो ज्योतिष लोग हैं, वो क्या करते हैं, जब आपका हाथ देखना होता है तो मैग्नीफाइंग ग्लास लेके करते हैं ना। तो एग्जैक्टली उसी के बारे में पढ़ने वाले हैं, मैग्नीफाइंग ग्लास के बारे में पढ़ने वाले हैं, ठीक है ना। जो रेखाएं वगैरह देखने के लिए आपको ऐसा करते हैं। तो देखो ये लेंस लिया हमने, पहला केस ऐसा लिया कि ऑब्जेक्ट को हमने इसके फोकल लेंथ पे रख दिया। बेटा जैसे ये O होता है, ये F1 होता है, ये 2F1 होता है, इधर ऐसे होता है बेटा, फिर ऐसे करके। तो इस बार मैंने ऑब्जेक्ट को डायरेक्ट कहां रख दिया, जो वही वाला ऑब्जेक्ट था जो हमको आई से दिखाई नहीं पड़ रहा था। जो ऑब्जेक्ट हमको आई से दिखाई, बेटा ऑब्जेक्ट सेम लेना है। अगर कंपेयर करना है आपको तो जो ऑब्जेक्ट पीछे लिया था वही ऑब्जेक्ट अब लो। जैसे पीछे मैंने h हाइट का ऑब्जेक्ट लिया था तो अभी भी h हाइट का ऑब्जेक्ट लूंगा, तभी तो पता चलेगा ना कि इंप्रूवमेंट हुआ कि नहीं। तो बेटा उसी ऑब्जेक्ट को मैंने F1 पे रख दिया, तो F1 पे रखा बेटा तो ये फोकल लेंथ हो गया, फोकल लेंथ हो गया ना ये। तो बेटा पहला केस मैंने एज्यूम किया कि इसका फाइनल इमेज कहां पे बनेगा, इन्फिनिटी पे, इसीलिए F पे रखा है। अरे F पे क्यों रखा है, क्योंकि इसका इमेज कहां बनना चाहिए, इन्फिनिटी पे। तो बेटा एक रे मैं ऐसे ले जाऊं, एक रे ऐसे ले जाऊं तो फोकस से पास करेगी, फिर दूसरी रे को बेटा मैं O से पास करा लूं, O से पास करूंगा तो ये दोनों रे इन्फिनिटी पे जाएगी। अब बेटा हमारी ह्यूमन आई कहां पे होती है, हमारी ह्यूमन आई यहां पे होती है। अरे ज्योतिष जब चश्मा वो देखता है तो ऐसे देखता है ना, ऐसे देखता है ना, आई के पास करके देखता है ना लेंस को। तो ह्यूमन आई ठीक लेंस के बाद थी ना, लेंस के बाद तो ह्यूमन आई है।
अब इस ह्यूमन आई पे कितना एंगल बन रहा है, तो ये वाला एंगल बन रहा है थीटा। अब इस ह्यूमन आई पे कितना एंगल बन रहा है, थीटा, थीटा एंगल बन रहा है। तो बेटा यहां से जरा tan थीटा निकालना, क्या वो बोलू, tan थीटा निकालना बेटा। तो tan थीटा कितना आएगा, h/f आएगा क्या। तो बेटा ये थीटा बहुत छोटा है, तो थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा, h/f। ठीक है, h/f होगा। अब मैं निकालने वाला हूं बेटा एंगुलर मैग्निफिकेशन, एंगुलर मैग्निफिकेशन, एंगुलर मैग्निफिकेशन। जैसे बेटा आप लोग फोन यूज करते हैं, फोन में होता है 1x, कैमरा जब ऑन करते हैं 1x 2x 3x होता है ना। तो जब ऐसे लिखा है तो कौन सा मैग्निफिकेशन है, एंगुलर। जो मैंने आपको पहले पढ़ाया था HI/HO, वो कौन सा मैग्निफिकेशन था, लीनियर। पहले जो मैंने पढ़ाया था कौन सा मैग्निफिकेशन था, लीनियर। अब मैं जो आपको पढ़ा रहा हूं कौन सा मैग्निफिकेशन है, एंगुलर। तो जहां भी आप x देखे 1x 2x 3x, वो कौन सा मैग्निफिकेशन है, एंगुलर। मतलब वो बता रहा है कि एंगल कितने टाइम्स बढ़ गया। एंगुलर का मतलब समझ रहे हो ना, आई पे एंगल कम बन रहा था, अब वो एंगल कितने टाइम्स बढ़ गया। जैसे 1x 2x रखे तो मतलब वो ऑब्जेक्ट जो आपके आई पे एंगल बना रहा था वो 2 गुना हो गया। 3x रखे तो वो ऑब्जेक्ट जो आपके आई पे एंगल बना रहा था वो 3 गुना हो गया। समझ में आया ना, ये 1x 2x 3x का मतलब होता है। तो बेटा अगर मुझे तुलना करना है तो एंगुलर मैग्निफिकेशन को भी m से ही डिनोट करते हैं, और ये हो जाएगा बेटा फाइनली एंगल क्या बना, थीटा। फाइनल एंगल क्या बना, थीटा। बेटा इनिशियल एंगल क्या था, थीटा नॉट। अरे जब इंस्ट्रूमेंट नहीं लगाया था तो क्या एंगल था, थीटा नॉट। और अब एंगल क्या बना, थीटा। तो बेटा थीटा का फॉर्मूला कितना है, h/f। थीटा नॉट का क्या था, पीछे देखो, h/d। तो बेटा डिवाइड में है तो उल्टा करके मल्टीप्लाई कर दूं, डिवाइड में है तो उल्टा करके मल्टीप्लाई करूं तो यहां कितना आएगा बेटा, अरे पीछे देख लो जितने लोग कंफ्यूजन, तो यहां कितना आएगा, d/h। h से h विल कैंसिल आउट। तो एंगुलर मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला कितना हुआ, d/f। इट इज द फॉर्मूला ऑफ एंगुलर मैग्निफिकेशन इन केस ऑफ सिंपल माइक्रोस्कोप। बेटा याद रखना थीटा नॉट यहां बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हर बार उसको याद किया जाएगा, कंपेयर के लिए थीटा नॉट को याद किया जाएगा। ठीक है, डन। बेटा इसका सेकेंड केस, बेटा सब लोग बताओ डन, खुशी डन, जल्दी करो बेटा। श्रुति डन बेटा, नो सर अभी नहीं। अच्छा जल्दी करो, जल्दी जल्दी। कल सबके स्कूल की छुट्टी है, गुरु नानक जयंती, ठीक है, सबके स्कूल की छुट्टी है। तो सबके स्कूल की छुट्टी है तो मैं कल भी फिजिक्स क्लास शायद रख लूं, ठीक है ना, ठीक है आप जाइएगा, मैं नहीं जाऊंगा। ठीक है बेटा, कल जैसे जो केमिस्ट्री क्लास होगी वो होगी, लेकिन कल मैं अपनी भी क्लास रख सकता हूँ। हाँ जल्दी रख लूंगा, जैसे शाम को क्लास हो रही है तो 3:30 रख लूंगा ऐसे। m=d/f, जल्दी करो, रैप अप हुआ, श्रुति अब हुआ, करण हो गया, करण तो आंसर हो गया, हो गया, ठीक है दीक्षा, ठीक है बेटा, ठीक है बेटा आगे चले। देख लो आखिरी बार बस, अब आगे चल रहा हूं। ठीक है, नेक्स्ट बेटा सेकेंड केस, व्हेन इमेज इज फॉर्म्ड एट D, image is formed at D,
अरे डी समझ रहे हो ना, डी पे इमेज फॉर्म करना है आपकी बार। इमेज इज फॉर्म्ड एट डी, डी मतलब 25 सेंटीमीटर। इमेज इज फॉर्म्ड एट डी। बेटा इधर पहले ड्राइंग से ध्यान दो, लिखो मत, अब ध्यान देना थोड़ा। बेटा अगर डी पे इमेज फॉर्म कराना है, ठीक है ना, तो आपको ऑब्जेक्ट को एफ और ओ के बीच में रखना है, यानी F1 और O के बीच में रखना है। याद रखिएगा, F1 और O के बीच में रखना है। तो बेटा यहां पे मैंने एक ऑब्जेक्ट रख दिया, वही सेम ऑब्जेक्ट जो पीछे लिया था, सेम ऑब्जेक्ट जो पीछे लिया था, यहां पे वो ऑब्जेक्ट रख दिया। तो बेटा यहां से एक रे ऐसे पैरेलल जाएगी, पैरेलल जाने के बाद फोकस से पास करेगी, ये F2 है। एक रे बेटा O से पास करेगी और आगे जाके डाइवर्ज होगी, डाइवर्ज होगी ना बेटा। तो अगर मैं इसको पीछे बढ़ाऊं तो किसी पॉइंट पे इसका इमेज बनेगा, सॉरी बेटा ये ऑब्जेक्ट है, ये इसका इमेज बना, और ये वाला डिस्टेंस कितना है आपकी बार, डी है। अरे डायग्राम समझ में आ रहा है क्या? इमेज आपकी बार कहां बन रही है, डी पे। आपकी ह्यूमन आई कहां पे है, ह्यूमन आई आपकी यहां पे है बेटा, ये आपकी ह्यूमन आई है, यहां पे आपकी ह्यूमन आई है, मतलब ठीक है, ठीक है बेटा, डन। तो बेटा अब की बार भी कुछ एंगल बन रहा होगा, तो मान लो ये वाला एंगल थीटा है, लेकिन बेटा ये वाला डिस्टेंस अब की बार यू मान लो। अरे एफ नहीं होगा ना अब की बार, यू मान लो ये डिस्टेंस। बेटा ये वाला वही पुराना वाला हाइट है एच, पुराना वाला हाइट है वही एच जो सबसे पहले यूज किया था। ये चाहो तो मान लो, चाहे छोड़ दो। डायग्राम क्लियर हुआ क्या? पहला स्टेप डायग्राम। बेटा डायग्राम क्लियर हो गया। अब मुझे बताओ इस केस में थीटा क्या आएगा, h अपॉन यू। तो बेटा इस केस में थीटा कितना आएगा, थीटा विल बी इक्वल टू h अपॉन यू। बेटा क्लियर है क्या? क्लियर है ना? मैग्निफिकेशन कितना आएगा, थीटा अपॉन थीटा नॉट। थीटा कितना है बेटा, h अपॉन यू। थीटा नॉट कितना है, d अपॉन एच। तो उल्टा, मतलब उल्टा करके बताया ना, d अपॉन एच। वैसे होता है h अपॉन डी है, लेकिन d अपॉन एच उल्टा करके। तो बेटा यहां से इसको कैंसिल करो, तो ये कितना आएगा, ये आएगा d अपॉन यू। अब देखो बेटा u वेरिएबल है ना, तो इसको हटाना है हमें। तो हमें नोन टर्म्स क्या क्या है, d पता है और इसका फोकल लेंथ पता है। तो फोकल लेंथ और बेटा d क्या है, यहाँ पे v है। अरे इमेज डिस्टेंस फ्रॉम द लेंस है ना बेटा। तो इस सिचुएशन में देखो u की वैल्यू कितनी होगी, माइनस यू। अरे u की वैल्यू माइनस यू, ये डिस्टेंस को मान लो माइनस यू है। v की वैल्यू कितनी होगी, माइनस डी। अच्छा v माइनस डी क्यों लिया, लेफ्ट साइड में है, इमेज किधर बना है, लेफ्ट साइड में, माइनस डी। और बेटा f की वैल्यू प्लस f, क्यों, क्योंकि कॉन्वेक्स लेंस है। अब बेटा लेंस फॉर्मूला लगाओ, तो लेंस फॉर्मूला 1 अपॉन v माइनस 1 अपॉन u इक्वल टू 1 बाई f। तो बेटा 1 अपॉन v की जगह हो जाएगा माइनस 1 अपॉन d। अरे माइनस d था, माइनस ऊपर कर लिया है, 1 अपॉन माइनस डी आया था ना, तो माइनस ऊपर कर लिया है, माइनस 1 अपॉन डी। माइनस हो जाएगा तो प्लस 1 अपॉन u इज इक्वल्स टू कितना होगा बेटा, 1 बाई f। तुम यहां से 1 बाई u निकाल लो। बेटा आपको क्या चाहिए, 1 बाई u ही तो चाहिए आपको, 1 बाई u चाहिए ना, उसमें d से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 1 बाई u निकालो यहां से। तो बेटा 1 बाई u कितना होगा, 1 बाई f प्लस 1 बाई d, हुआ ना 1 बाई u। अब बेटा आपको अगर d बाई u चाहिए, तो m इक्वल टू कितना होता है, d अपॉन u। तो बेटा इसमें d से मल्टीप्लाई कर दीजिए, d इंटू 1 बाई f प्लस 1 बाई d, कर दीजिए मल्टीप्लाई। d अंदर जाएगा, ये d कट के क्या बचेगा, 1। बेटा m इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, 1, ये बचेगा d बाई एफ, और ये कैंसिल होके 1 बचेगा, 1 प्लस डी बाई एफ, 1 प्लस डी बाई एफ। बेटा एक मैग्निफिकेशन ज्यादा मिलता है, पिछले वाले में कितना आंसर था, d बाई एफ, इसमें कितना मिला, 1 प्लस डी बाई एफ। यानी पिछले वाले में अगर 10x मिल रहा था, तो इसमें 11x मिलेगा।
ठीक है ना, एक मैग्निफिकेशन ज्यादा हो जाएगा अगर इमेज फॉर्म एट डी है, एक मैग्निफिकेशन आपको प्लस में मिलेगा, इमेज फॉर्म एट डी केस में एक मैग्निफिकेशन। ठीक है, अगला लिखो कंपाउंड माइक्रोस्कोप। बस 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 एक मिनट रुक जाओ बेटा, ये क्लियर लिख लो। अच्छा लिख लो, कोई लिखेगा अभी लिख रहा है, लिख लो, लिख लो बच्चों, लिख लो। अच्छा लिख लो, हाँ लिख लो, तब तक मैं सुन लूं। कंपाउंड, अभी ये लिख तो लो, ये लिखो। तो है ये, तो ये फॉर्मूला है ना, बेटा लिखा, नंदिनी लिख लिया बेटा? यस सर। ठीक है, कंपाउंड आज पढ़ाऊं, खत्म नहीं कर पाऊंगा, कल आ जाना। कल हम लोग कोशिश करेंगे कि जो क्लास होगी उसके पहले रख लेंगे, अगर कमल सर पहले आए थे तो और पहले रख लेंगे। कल टेलीस्कोप, ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग रख लेंगे, लेकिन मान के चलो इवनिंग में 1-2 बजे जब भी क्लास हो, टेलीस्कोप माइक्रोस्कोप कल खत्म, कल चैप्टर खत्म। कल 1-1.5 घंटे की क्लास लूंगा, 1 से 1.5 घंटे की, कल चैप्टर खत्म। ठीक है, फिर हम लोग वेब खत्म करेंगे बहुत जल्दी जल्दी। ठीक है बच्चों, जाओ। लो बेटा, बहुत बढ़िया। किसी राज्य की समस्या को बताइए। तो